हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो यहाँ पर मैंने पहले से बना रखा है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं इस फिगर के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर तीन स्प्रिंग्स हैं। पहली जो स्प्रिंग है इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी वाली के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तीसरी वाली के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। और ये जो तीसरी वाली स्प्रिंग है इससे एक मास M लटकाया गया है। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा खींच करके रिलीज कर देना है। तो जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे ये SHM करने लगेगा, SHM परफॉर्म करेगा। तो इसके जो ऑस्किलेशंस होंगे, तो इसके ऑस्किलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो हमें बताना है प्यारे बच्चों। कुल मिलाकर के टाइम पीरियड निकालना ही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अब हम समझ गए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि टाइम पीरियड निकालने के लिए जो भी मेथड्स हम यूज करते हैं, जो भी फिक्स स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो पहले से मैंने बनाकर रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार जिसको ये ना पता हो कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, पहले उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब भी हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होता है कि हम पहले मीन पोजीशन को फाइंड करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मीन पोजीशन है वो इसके लिए यही हो जाएगी जहां पर ये अभी है। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पर जो नेट फोर्स होता है पार्टिकल पर वो 0 होता है और अभी ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है कि अभी इस पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, और जब इससे हम थोड़ा इधर उधर इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो इस पर कुछ नेट फोर्स आ जाएगा जो कि इसको इसकी मीन पोजीशन पर ले जाएगा पुनः, या वो मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से ये SHM परफॉर्म करने लगेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरह से होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो पहली चीज हमने देखी कि यही इसके लिए मीन पोजीशन हो जाएगी। दूसरा काम हमें क्या करना है कि इस मीन पोजीशन पर क्या फोर्स रिलेशंस मिलेंगे वो देखना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या फोर्स रिलेशन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों अगर एक चीज देखें तो जब इसको स्प्रिंग से लटकाया गया होगा तो इस मास के कारण, इसके मास के कारण इस पर नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा था, इनिशियली लगा होगा, है ना। लेकिन ऊपर की ओर इस पर कोई फोर्स नहीं रहा होगा जब इसको जस्ट लटकाया गया होगा। ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इन स्प्रिंग्स में कुछ न कुछ एलोंगेशंस उत्पन्न हुए होंगे और उन्हीं एलोंगेशंस के कारण स्प्रिंग फोर्स उत्पन्न हुए होंगे। तो उसी स्प्रिंग फोर्स के कारण ये mg बैलेंस हुआ होगा और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखिए अगर मैं मान लूं कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस समय इनमें एलोंगेशंस कुछ इस तरीके से हैं। x1 डैश इसमें मान लेते हैं, पहली वाली में, दूसरी वाली में x2 डैश और तीसरी वाली में x3 डैश। तो प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम में इस पर किस तरीके से फोर्स लग रहे होंगे वो जरा देखिए। नीचे की ओर तो mg लग ही रहा था, लेकिन अगर K3 वाली स्प्रिंग में x3 डैश का एलोंगेशन था तो ये ब्लॉक जो है वो K3 वाली स्प्रिंग से अटैच्ड है। तो K3 वाली जो स्प्रिंग है वो इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी, वो लगा रही होगी प्यारे बच्चों K3 x3 डैश। क्या यही फोर्स लगा रही होगी? निश्चित रूप से यही फोर्स लगा रही होगी। और अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी तो ये बैलेंस है, तभी तो ये चुपचाप ठहरा हुआ है ना। इसका मतलब कि ये फोर्स इसके इक्वल हो गया। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं K3 x3 डैश इज इक्वल mg। तो इस तरीके से हमने एक फोर्स रिलेशन फाइंड किया प्यारे बच्चों। ठीक, अभी हम और भी चीजें इस पे देखेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है जहां पर ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग एक दूसरे के टच में है, इस पॉइंट पर किस तरीके से फोर्स लग रहे हैं जरा इसको देखिए। अगर ये स्प्रिंग x1 डैश एलोंगेट है तो ये इस पॉइंट को ऊपर की ओर खींचेगी और कितने फोर्स से खींचेगी? K1 x1 डैश से। इसी तरीके से
अगर दूसरी वाली जो स्प्रिंग है वो x2 डैश एलोंगेट है तो वो इसी पॉइंट पर नीचे की ओर फोर्स लगा रही होगी, और कितना लगा रही होगी, K2x2 डैश प्यारे बच्चों। ठीक, और इस पॉइंट का मास कुछ नहीं है, ये पॉइंट मासलेस है, इस पॉइंट का मास 0 है, इस वजह से ये जो दोनों फोर्स हैं आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अभी तो हम इनको इक्वल वैसे भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो हम लिख रहे हैं ये सारी चीजें तब के लिए लिख रहे हैं जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक, और इक्विलिब्रियम में ये जो पॉइंट है ये चुपचाप एक जगह पे ठहरा हुआ होगा, ये इधर उधर कहीं मूव नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ से ये हम बता सकते हैं कि अगर ये चुपचाप ठहरा है इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर का फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। यहाँ तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि K1x1 डैश बराबर होगा K2x2 डैश के। लेकिन अगर ये मूव कर रहा हो, ये किसी न किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो, तो भी जो पहली वाली स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा वो दूसरी वाली स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स के बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये मासलेस है ये पॉइंट। जरा इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मान लीजिए इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की ओर कुछ F1, नीचे की ओर कुछ F2 फोर्स। F1 मान लीजिए कि पहली वाली स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स है, F2 मान लीजिए कि दूसरी वाली द्वारा लगाया गया फोर्स है, और मान लीजिए कि ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन से A से चल रहा है। तो इसके लिए जो फोर्स रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, F1 माइनस F2 इक्वल M इंटू A, यही लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन जब इसका मास ही नहीं है तो M की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0। तो यहां से जो F1 है वो F2 के इक्वल मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए जब ये एक्सेलरेशन A से चल भी रहा है तब भी यहाँ पे जो फोर्सेस हैं इधर और उधर वाले एक दूसरे के इक्वल है, और जब ये नहीं चल रहा है तब तो ये इक्विलिब्रियम में है ही। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ये कब बैलेंस है, कब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, जब ये मासलेस होगा। ठीक है, और ये मासलेस है क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग्स कैसी हैं, मासलेस स्प्रिंग्स हैं। जब तक कि आपको विशेष रूप से न बोल दिया जाए कि स्प्रिंग्स में मास है, तब तक आपको स्प्रिंग को मासलेस ही मानना होता है। ठीक, तो जब स्प्रिंग्स मासलेस है तो ये पॉइंट तो बहुत ही छोटा है, पॉइंट में तो कोई मास हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों। इस वजह से यहाँ पे इसका मास 0 है और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, चाहे ये चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह से ये पॉइंट देखिए जहां पर K2 और K3 वाली टच में है, तो यहाँ पर किस तरीके से फोर्स लग रहे होंगे, K2 वाली ऊपर की ओर इसको खींच रही होगी K2x2 डैश से, और K3 वाली नीचे की ओर खींचेगी K3x3 डैश से, है ना। और ये दोनों फोर्स भी आपस में इक्वल होंगे, या मैं कहूं कि K2x2 डैश इक्वल होगा K3x3 डैश लिखा है बच्चों। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, K1x1 डैश इक्वल है K2x2 डैश के, और K2x2 डैश इक्वल है K3x3 डैश के। कुल मिलाकर के ये तीनों फोर्स ही एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं K1x1 डैश इक्वल K2x2 डैश इक्वल K3x3 डैश। ये चीज हमारे पास यहां से मिली। तो ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे, तीसरे स्टेप में हम इसको थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, इसको खींच लीजिए। मान लीजिए कि हमने किसी डिस्टेंस x से खींच लिया। ठीक प्यारे बच्चों, अब जब हम इसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये तो मीन पॉइंट है, ये तो मीन पोजीशन है प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन है ना। तो यहां से जब इसको खींचा जाएगा तो एक फोर्स ऊपर की ओर इसको मीन पोजीशन की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, है ना। यही तो होता है, तभी तो एसएचएम परफॉर्म होता है। एक रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास मिलेगा जो कि इसको मीन पोजीशन की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, है ना। वही रीस्टोरिंग फोर्स ही हमारा एफ नेट होगा इस कंडीशन के लिए जब इसको जस्ट रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। तीसरे स्टेप में हम यही करते हैं, हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, जब हम इसको रिलीज करते हैं उस समय नेट फोर्स। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझ लीजिए, नेट फोर्स निकालने से पहले हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं। देखिए जब इसको नीचे की ओर खींचा गया होगा तो इनमें एलोंगेशंस और बढ़े होंगे, जिस वजह से स्प्रिंग फोर्स भी और ज्यादा बढ़ गए होंगे। ठीक, तो जो फोर्स पहले K3x3 डैश था वो अब ज्यादा होगा, K3x3 डैश से ज्यादा होगा, जिस वजह से अब ये mg से ज्यादा हो जाएगा। अभी तो ये mg के बराबर है, देखिए K3x3 डैश mg के बराबर था,
लेकिन जब ज्यादा एलोंगेशन हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से mg से फोर्स ज्यादा होगा ऊपर की ओर, है ना। तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स ऊपर की ओर मिलेगा, वही तो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या फोर्स अब मिलेगा। अभी पहले इतना था लेकिन अब कितना होगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसको x से नीचे खींचा गया तो इनमें भी कुछ ना कुछ एलोंगेशन हुए होंगे। हम मान लेते हैं कि इनमें एलोंगेशन x1, x2 और x3 इस तरह से हुए, यानी कि पहली वाले में x1 एलोंगेशन हुआ, दूसरी वाले में x2 एलोंगेशन हुआ, तीसरी वाले में x3 एलोंगेशन हुआ, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, अब देखिए इससे कौन सी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, इससे K3 वाली स्प्रिंग जुड़ी हुई है। तो K3 वाली स्प्रिंग इस पर अब क्या फोर्स लगा रही होगी, जरा देख लीजिए। अगर हम इसका FBD बनाएं तो नीचे की ओर तो mg लग ही रहा था, ऊपर अब कितना फोर्स लगेगा, K3 इंटू अब जो नेट एलोंगेशन है उतना, यहाँ पे नेट एलोंगेशन लिखा जाएगा, टोटल एलोंगेशन जितना है। देखिए x3 डैश तो पहले से था, x3 और हो गया, तो कुल मिलाकर के अब जो फोर्स लगेगा K3 इंटू x3 प्लस x3 डैश, ये फोर्स लगेगा पहले बच्चों। तो अब इसमें F नेट कितना बनेगा, देखिए कितना बनेगा, F नेट इज इक्वल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखिएगा K3 इंटू x3 प्लस K3 इंटू x3 डैश माइनस में mg। अब एक चीज देखिए, K3 x3 डैश mg के बराबर था, तो K3 x3 डैश माइनस mg से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, F नेट इज इक्वल K3 x3, ये बचा पहले बच्चों, F नेट इतना मिला। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जो SHM के लिए बेसिक इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके की होती है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए, यहां पे तो x है, और ये x कब आता है, जब पार्टिकल को x से डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए। तो हमने इसको x से डिस्प्लेस करके छोड़ा है, इसका मतलब यहां पर x आना चाहिए था, है ना। लेकिन अभी यहां पर x नहीं है, अभी यहां पर x3 है, तो यहां पर पहले हम x भी लाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज यहां पर माइनस भी है, तो यहां पर माइनस का साइन भी आएगा, जरा समझिएगा कि कैसे आएगा। माइनस साइन हम लास्ट में लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। हम अक्सर यही करते हैं, सरलता के लिए हम लास्ट पर ही जो है माइनस साइन लगाते हैं, और उसके लगाने का एक रीजन भी होता है, ऐसे नहीं कि मतलब फालतू बस ऐसे लगा दिया, वो रीजन भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो वो हम बाद में देखेंगे लास्ट में, ठीक। लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि हमें x3 की जगह x लाना है, क्योंकि हमने इसको x से डिस्प्लेस करके छोड़ा था, ठीक। अब देखिए कैसे x यहाँ पर ला सकते हैं वो जरा समझिए प्यारे बच्चों। जब हमने इसको x नीचे खींचा तो इनमें क्या एलोंगेशन हुए, x1, x2 और x3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 इसके बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए अब ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसी रिलेशन से हम x3 को ट्रांसफर करके x के टर्म में लाएंगे। अब देखिए कैसे लाएंगे वो जरा समझिएगा। x इज इक्वल, हम x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए रिलेशन यहां से देखिएगा। चलिए अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इसको इस स्टेप को सॉल्व करना उचित नहीं है, अभी बस इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि जो स्प्रिंग K3 वाली है उसके कारण जो फोर्स है वो अब इतना लगेगा। लेकिन यहाँ भी देखिए जरा, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, पहले यहाँ पर इतना फोर्स लग रहा था, लेकिन अब इनमें भी एलोंगेशंस बढ़ गए हैं, तो अब ये जो फोर्सेस हैं वो बढ़ गए होंगे। किस तरीके से बढ़ गए होंगे वो जरा देख लीजिए। पहले इसमें इतना फोर्स था, लेकिन अब कितना लगेगा, K1 इंटू जो नेट एलोंगेशन है कितना, x1 डैश तो पहले था, x1 और हो गया, तो x1 प्लस x1 डैश। इसी तरह से K2 के कारण भी फोर्स बढ़ गया होगा, देखिए कितना हो गया होगा, K2 इंटू अब नेट फोर्स, नेट एलोंगेशन कितना है, x2 डैश पहले से था, x2 और एलोंगेट हो गई है, तो x2 प्लस x2 डैश ये फोर्स। और मैंने बोला था कि चाहे ये इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, लेकिन ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे, इसलिए अब इनको इक्वल करके जरा देख लीजिए। हम इनको इक्वल कर लेते हैं कहीं यहाँ पर, जरा इनको अंदर मल्टीप्लाई करके रखिएगा, K1 इंटू x1 प्लस K1 इंटू x1 डैश, ये इक्वल होगा K2 इंटू x2 प्लस K2 इंटू x2 डैश लिखा है बच्चों। अब यहां से देखिए K1 x1 डैश इक्वल था K2 x2 डैश के, तो यहां से K1 x1 डैश K2 x2 डैश से कट जाएगा, बचेगा क्या, K1 x1 इज इक्वल K2 x2। तो एक ये रिलेशन हम यहां पर पहले
देख लेते हैं, ये एक रिलेशन मिला है। एक यहां से भी देखिए, अब ये फोर्सेस भी चेंज हो गए हैं ना, तो देखिए यहाँ पे फोर्स अब कितना था, K2 X2 डैश की जगह हो गया है K2 X2 प्लस X2 डैश। इसी तरह से यहाँ क्या हो गया था, K3 इंटू X3 प्लस X3 डैश, ये हो गया था। और ये भी आपस में इक्वल होंगे, जैसे ये इक्वल थे, तो जरा इनको इक्वल करके देखिए क्या मिल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करके रखिएगा, तो K2 X2 प्लस K2 X2 डैश इक्वल K3 X3 प्लस K3 X3 डैश, यही मिला प्यारे बच्चों। अब देखिए जो K2 X2 डैश था वो K3 X3 डैश के इक्वल था, ये देखिए है ना, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या मिलेगा, K2 X2 इज इक्वल K3 X3। तो देखिए K1 X1 बराबर था K2 X2 के और K2 X2 बराबर है K3 X3 के, तो कुल मिलाकर के जैसे यहाँ पर रिलेशन मिला था K1 X1 डैश इक्वल था K2 X2 डैश के इक्वल था K3 X3 डैश के, तो यहाँ पर अब देखिए K1 X1 बराबर है K2 X2 के, तो ये डैश वाला मिटा दीजिए और ये बराबर है K3 X3 के, तो कुल मिला के ये एक रिलेशन मिल गया, हमने डैश हटा दिया, ठीक है, तो ये रिलेशन मिल गया। अब इसको हम साफ कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक जगह हो जाए। इधर भी साफ कर लीजिए, ये हमने साफ कर ली, जगह बना ली है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, अब हम इसका यूज करेंगे और यहां से फायदा उठाएंगे कुछ चीजों का, और यहाँ किस तरीके से हम यहाँ पे x लाएंगे वो जरा देखिएगा। x इज इक्वल x1 की जगह पे पहले बच्चों क्या लिख सकते हैं, यहां से इन दोनों को इक्वल करके देखिए, x1 इज इक्वल मिल रहा है K3 X3 अपान K1, इसी तरह से जो x2 मिलेगा वो इनको इक्वल करके देखिएगा, तो K3 X3 अपान K2 मिल रहा है, और यहाँ क्या है x3, x1 और x2 की जगह में तो उनकी वैल्यूज हमने इस तरह की लिख ली, और x3, तो x3 की जगह में x3 है, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ चेंज करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं K3 और K3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ K3 और x3 की जगह पे हम x के टर्म में कुछ चीजें लाएंगे। देखिए अब हमने सब जगह K3 X3 पा लिया है, अब हम K3 X3 को कॉमन ले लेंगे, तो K3 X3 की जो वैल्यू है वो x के टर्म में मिल जाएगी और उसी को हम यहाँ पर रख देंगे, तो जो f नेट है वो x के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें f नेट x के टर्म में ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो K3 X3 देखिए क्या मिलेगा, इनको कॉमन ले लीजिए, K3 X3 को कॉमन लेकर के देखिए क्या मिलेगा, और फिर उसको यहाँ पर x के नीचे ले आएंगे, कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा K3 X3। अब इसको उठाकर यहाँ रख देना है, तो f नेट इज इक्वल x अपान 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3, ये मिला है बच्चों। अभी देखिए x के टर्म में तो चीजें आ गई हैं, लेकिन यहाँ माइनस साइन भी आना चाहिए। अब ये माइनस साइन मैं लास्ट में लगाता हूँ, अब यही लास्ट समय है तो यहीं पर हमें लगाना होगा, और लगाने का एक रीजन है, कैसे देखना है कैसे लगाना है वो जरा देखिए। जब प्यारे बच्चों हमने मीन पोजीशन से इसको नीचे x खींचा था, इस मास को कितना खींचा था x, तो यहां से देखिए जब हम इसको रिलीज करेंगे तो एक फोर्स होगा जो इसको मीन पोजीशन की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर के जो नेट फोर्स है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, यानी मीन पोजीशन की ओर, लेकिन जो x है वो किस डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों, हमने इसको नीचे की ओर खींचा था, इसका मतलब जो x है वो नीचे की ओर है, उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो यहाँ पर जो f नेट है वो ऊपर की ओर है, जो x है वो नीचे की ओर है। कुल मिलाकर के जो x है और जो f नेट है इनकी डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे, और ये माइनस साइन बताएगा कि जिधर x है उसके अपोजिट डायरेक्शन में f नेट है। तो ये हमारा कंप्लीट f नेट लिख गया। अब हमें सिंपल सा फार्मूला लगा लेना है, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाई k प्यारे बच्चों, और ये जो k होगा वो कैसे निकलेगा, तो इस वाली बेसिक इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करा लीजिए, तो यहां से जो k है वो निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर k क्या मिल रहा है, प्यारे बच्चों यहां देखिए k इज इक्वल 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3, यही मिल रहा है, बिल्कुल यही मिल रहा है, तो इसको यहां पर उठाकर रख दीजिए, तो 2 पाई अंडर रूट m
अब m अपान इतना लिखूंगा तो ये जो चीज है ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो कुल मिलाकर के ये मिलेगा। ये हमें मिलेगा टाइम पीरियड प्यारे बच्चों। यही इसका आंसर है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अभी तो हमने बहुत आसान क्वेश्चन किया, अभी हम इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए और ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट है आपको चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।